गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 का परावर्तन अपवर्तन वाला पाठ है। उसमें गोलीय दर्पणों के द्वारा विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं का या बिंब का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अवतल दर्पण है उसमें परावर्तक सतह क्या होती है, अंदर की ओर होती है या गोले के। मैंने आपको बताया था कि दर्पण गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोले के भाग माने जाते हैं। और अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण होता है जिसका केंद्र उस गोले से संबंधित गोले के केंद्र की ओर हो। ये उसकी परावर्तक सतह क्या हो, गोले के केंद्र की ओर हो, वो अवतल दर्पण होते हैं। उत्तल और अवतल दर्पण है, उसके सामने विभिन्न दूरियों पर वस्तु रख दी जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, या छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। वो डिपेंड करता है कि दर्पण कौन सा है और दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु स्थित है। तो मेन पहला टॉपिक आता है गोलीय दर्पण के द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाने संबंधित नियम। अब ये नियम समझने से पहले अपने अवतल दर्पण समझेंगे। उससे पहले अपने को एक बात ध्यान होनी चाहिए कि गोलीय दर्पण में ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया अवतल दर्पण है, ये क्या माना जाता है, एक गोले का भाग माना जाता है। जिस प्रकार ये गोला मान लो, खोखले गोले का भाग, इस गोले का वास्तविक केंद्र ये देखो, इसके बीच वाला, एकदम बीच में सेंटर वाला, इसके बीच में जाएगा। अवतल देखो, ये अंदर वाली सतह क्या अवतल है, बाहर वाली क्या है उत्तल। ये अंदर वाली सतह है, इसके अंदर वाली सतह परावर्तक सतह का कार्य करती है, तो कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। और यदि ये बाहरी सतह है, ये किसकी कार्य करे, परावर्तक सतह का कार्य करे, तो ये क्या होता है, उत्तल दर्पण। पहले अपने अवतल दर्पण देखेंगे तो आपको पता है अवतल दर्पण है, कोई भी दर्पण हो उसका वास्तविक केंद्र ये मध्य भाग क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ध्रुव को किससे दर्शाते हैं, पी से। फिर ये गोलीय दर्पण क्या होते हैं, खोखले गोले का भाग होते हैं। मैं आपको खोखला गोला काल्पनिक बना के दिखा रहा हूं। उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र, जिसे किससे दर्शाते हैं, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर मैंने आपको बताया था गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, ये काल्पनिक रेखा ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ये ध्रुव के दाईं और बाईं और कहीं हो सकती है, काल्पनिक अक्ष होता है, ये क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। फिर मैंने बताया था कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है। वो बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस, कैपिटल एफ कहलाता है। ठीक है, मेरे से मुख्य फोकस थोड़ा सा अपने आइडिया ये मान के चलो। अब इसमें दो चीजें हो रही थी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ये दूरी क्या होती है, कैपिटल आर, बनाऊंगा नहीं। और एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, जिसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। और फोकस दूरी सदैव वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। फिर मैंने आपको बताया था कि गोलीय दर्पणों में विज्ञान की परिपाटी में यह मानते हैं कि गोलीय दर्पण में जो प्रकाश टकराता है वो बाएं से दाईं ओर आता है। अर्थात गोलीय दर्पण हो उसके बाईं ओर वस्तु रखी जाएगी या बिंब रखा जाएगा। वस्तु का मतलब बिंब से है, उससे प्रकाश टकरा के गोलीय दर्पण से टकराएगा। अर्थात गोलीय दर्पण में प्रकाश हमेशा बाएं से दाईं ओर ही आता है। यह बात अपने करने के बाद अब इसमें इसके नियम पढ़ेंगे। पहले अवतल दर्पण के नियम पढ़ेंगे, फिर किसके पढ़ेंगे, उत्तल के। तो
अवतल दर्पण की गोलीय दर्पण बना लेता हूं मैं। और मैंने आपको बताया था कोई गोलीय दर्पण है उसका प्रभावी व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। और गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है, मध्य भाग क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, कैपिटल पी। और ये जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र होता है उस गोले का, वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र सी। और मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ये हर दर्पण में अपने बना के छोड़ दे। 4 चीजें बनाएंगे। ये आपका क्या आ गया, ध्रुव, और ये इसका केंद्र मान लिया सी। इसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। इस रेखा को आगे बढ़ा दो सब जगह सी, और इसका बीच वाला भाग क्या मान लिया आपने, मुख्य फोकस। यहां पे 4 पार्ट आएंगे, इसके चारों पार्ट दिखेंगे। चलो, उसका पहला नियम, मुख्य कोई भी गोलीय दर्पण है उसके मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा, उसमें मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, ये प्रकाश की किरणें हैं, इस दर्पण से टकराई, टकराने के बाद इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात ये फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। मतलब कोई भी प्रकाश की किरण हो उसमें दर्पण, अवतल दर्पण में वो मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है। परावर्तन के पश्चात वो कहां से होकर गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। पहला नियम। दूसरे इससे उल्टा हो जाता है। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होते हुए अवतल दर्पण पर आपतित होती है, मुख्य फोकस यहां से होते हुए इस दर्पण पर आपतित होगी, तो परावर्तन के बाद वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर क्रिया प्रतिक्रिया होगी। मुख्य अक्ष के समानांतर गया तो परावर्तन के पश्चात किरण कहां से गई, मुख्य फोकस से। और यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर अवतल दर्पण पर गिरती है, मतलब आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यदि प्रकाश की किरण है वो मुख्य फोकस से होते हुए इस अवतल दर्पण पर गिर रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो क्या होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है, गिर रही है, परावर्तन के पश्चात जा रही है। ये कौन सी किरण है, परावर्तित किरण है। एक दूसरे से उल्टे हैं। ये आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर थी, परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरी, मुख्य फोकस से। और तीसरा पार्ट आता है, यदि कोई के प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए, किसे, वक्रता केंद्र से होते हुए अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। मतलब मुड़ेगी नहीं, बिना मुड़े सीधी निकल जाएगी, जैसे गई आई। अब चौथा अपने बात करें, यदि कोई प्रकाश की किरण, यह आपका अवतल दर्पण रहा, यह अवतल दर्पण का क्या रहा, ध्रुव रहा, और ये मान लीजिए किसी गोले का भाग है और ये गोला का केंद्र है सी, इसका ये कौन सा भाग हो गया, मुख्य फोकस। यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर एक निश्चित कोण बनाते हुए टकराती है, गौर करना, यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ एक निश्चित कोण बनाते हुए टकराती है, ये कोण आई है, तो उतना ही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो जाती है। हो सकता है मेरे से डायग्राम सी नहीं बना हो। ये कौन सी किरण होगी, परावर्तित किरण, कोण आर, ये कोण आई। 4 पार्ट है, चारों पार्ट अब अपने लिखेंगे भी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से लिख लेना। पहला पार्ट क्या कहता है, आपको उससे पहले याद होना चाहिए कि दर्पण में ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ये तो बाद में काम आएगा, पता होना चाहिए, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो पहला पार्ट क्या कहता है, यदि कोई प्रकाश की किरण, कोई प्रकाश की किरण किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष होता क्या है,
ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष के समानांतर समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अवतल दर्पण पर आपतित होती है। तो वह परावर्तन के पश्चात क्या होगी? मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तन के पश्चात कहां से होकर गुजरेगी? मुख्य फोकस से। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस कैपिटल एफ से होकर गुजरती है। नंबर 2, यह पहला पार्ट था, यह दूसरा। इससे उल्टा, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होते हुए अवतल दर्पण पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एफ से होते हुए किस पर आपतित होती है? अवतल दर्पण पर आपतित होती है। तो क्या होगा? तो वह परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कितने हो गए? 2 पार्ट। नंबर 3, यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होते हुए अवतल दर्पण पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात बिना मुड़े सीधा उसी पथ में लौट जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर कहां से? वक्रता के अंदर से होते हुए अवतल दर्पण पर होते हुए आपतित होती है तो क्या होगा? परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ में लौट जाती है। तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी पथ में लौट जाती है। ये 3rd पार्ट हो गया आपका। 4th पार्ट जगह अपने पास कम है, अपने कंप्लीट लिखेंगे। यदि कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ एक निश्चित कोण बनाते हुए टकराती है तो उतना ही कोण बनाते हुए क्या होगी? परावर्तित हो जाती है। नंबर 4, यदि कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के कहां पर? ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ एक निश्चित कोण बनाते हुए टकराती है तो परावर्तन के पश्चात उतना ही कोण बनाते हुए क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी। यहां पे लिख रहा हूं आगे। तो वह मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाते हुए
परावर्तित हो जाती है। ये 4 नियम है, अवतल दर्पण से संबंधित है। उत्तल दर्पण से अपने इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे। यदि आपको ये चीजें आ जाती है तो कोई भी विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब कहां बनेगा, वो इन्हीं पॉइंटों पर आधारित है। दूसरी बात, कोई भी दर्पण ले ले, पहले तो अपने को पता होना चाहिए अवतल दर्पण है। कोई भी दर्पण हो उसमें प्रकाश हमेशा वस्तु से प्रकाश है, वो कहां से आएगा, बाएं से दाईं ओर, अर्थात वस्तु मतलब बिंब दर्पण के हमेशा दर्पण इस साइड होगा और बिंब क्या होगा, इस साइड। हमेशा दर्पण के बाईं तरफ वस्तु रखी जाएगी, पहला नियम। ठीक है, तो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, कोई छूट नहीं उनके लिए। नंबर 2 बात, अपने दर्पण में स्टार्टिंग से दर्पण से करेंगे, ध्रुव होता है, ध्रुव के बाद क्या आता है, मुख्य फोकस आता है, फिर क्या आता है, वक्रता केंद्र। ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को दिमाग में रखोगे, तीनों की परिभाषा ध्यान आनी चाहिए। आपको एक बात बताई थी, कोई भी अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। क्यों? अवतल दर्पण में ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ये दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी, और ये ऋणात्मक होनी है क्योंकि ध्रुव के बाईं तरफ है। मैंने आपको बताया था, आप जब ग्राफ खींचते हो तो ये मूल बिंदु मानते हो, इसके दाईं ओर प्लस, इसके बाईं ओर क्या होता है, माइनस। ये ध्रुव है और ये मुख्य अक्ष, यहां से मुख्य अक्ष गुजार दो। ये मुख्य अक्ष के ऊपर कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है, प्रतिबिंब है, कुछ भी, ऊपर की ऊंचाई प्लस होगी, नीचे की ऊंचाई क्या होगी, माइनस। ये 4 बातें, छोटी छोटी बातें याद है तो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, कहां पे बनेगा, ये सारी चीजें इसी से क्लियर होने वाली है। परंतु ये 4 नियम आपको याद होने चाहिए। अब अपने किसके नियम पढ़ लिए, अपने अवतल दर्पण के। अब अपने किसके लिए पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में बनाऊंगा, ये चित्र आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात आपको ये क्या करने, चित्र घर पे बनाने हैं। चित्र बनाने के लिए क्या प्रकार में पेंसिल लगा के इसे सेंटर ले लेना और थोड़ा सा आप कहते ना वक्र खींचते हो, चाप काटते, तक चाप काट देना बस। फिर उसमें केंद्र और ध्रुव को मिला देना, मुख्य अक्ष बन जाएगा। उसके बाद समानांतर है या वक्रता केंद्र है, वहां से प्रकाश की किरणें गुजारते रहना। ये सारे डायग्राम आपके आराम से बन जाएंगे। अब उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होती है, गोलीय दर्पण के केंद्र से विपरीत दिशा में होती है, या ये कह सकते हो इसकी परावर्तक सतह क्या होती है, ऊपर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है, उसे ऊपर, उसे उत्तल। और इसमें पॉलिश की साइड में की जाती है, अवतल भाग में। ये जैसे ये रहा, आगे जाके ये गोले का भाग बनेगा। इसकी ये पॉलिश किया भाग कौन सा है, अंदर वाला भाग, गोले के केंद्र की ओर। और दर्पण का वास्तविक केंद्र क्या कहलाता है, ध्रुव P कहलाता है। और इस गोले का जो केंद्र होगा वो क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र C। वक्रता केंद्र C और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। और मैंने आपको बताया था इसमें इन दोनों के बीच वाला बिंदु क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। मुख्य फोकस की परिभाषा मैं करवा चुका हूं आपको। अब इसमें पहला नियम है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर अवतल दर्पण की पश्चात बजाय क्या लिखेंगे, उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से, यहां पर एक चीज आएगी वो देखेंगे क्या होगा। ये मुख्य अक्ष है, इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आई है तो परावर्तन के पश्चात वो, क्योंकि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण के ऊपर कोई प्रकाश का किरण टकराता है
तो परावर्तन के पश्चात वो क्या होता है, फैल जाता है, फैलेगा। परंतु ये प्रकाश की किरण क्या होगी, एक निश्चित बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। उस निश्चित बिंदु को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। तो यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर उत्तल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यहां पे प्रतीत होगा, वास्तव में नहीं होगा। इसमें पहला नियम आ गया। दूसरा इससे उल्टा, भाषा थोड़ी सी चेंज करनी है और कुछ नहीं है। यह आपका उत्तल दर्पण, इसकी परावर्तक सतह क्या है, उभरी हुई। अवतल सतह या गोले के केंद्र की ओर, केंद्र वाले भाग है, वहां पे क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। ये इसका गोले का वास्तविक केंद्र है, जिसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ये गोला बनेगा, उस गोले से संबंधित केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र सी कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसका बीच वाला भाग मोटा मोटी मान के चले, वो क्या होता है, मुख्य फोकस। अब अपने बात आती है यदि एकदम उल्टा, इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। और इसमें यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है, ये देखो, मान लो कोई ये प्रकाश की किरण है, ये उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात एकदम उल्टा देखो, ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है। यहां पे प्रतीत होगा, वास्तव में ऐसा नहीं होगा। तो परावर्तन के पश्चात वो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होते हुए उत्तल दर्पण पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है, आपतित होती हुई क्या है, प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब नंबर 3 नियम आ गया। यदि कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात बिना मुड़े उसी पथ में पुनः लौट जाती है। यहां पे प्रतीत होगा, वहां पे वास्तव में होता है, इतना ही अंतर है। यह आपका उत्तल दर्पण रहा, ये बनाया मैंने आपका उत्तल दर्पण भाई, आपका मेरा नहीं भाई। और ये क्या हो गया आपका ध्रुव P, और इससे संबंधित केंद्र को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। और मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अब ये वक्रता केंद्र, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र है। इस वक्रता केंद्र पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती प्रतीत हो रही है, जैसे ये रही, प्रतीत हो रही है कि अवतल दर्पण के उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र पर गिरेगी, तो परावर्तन के पश्चात ऐसे गिरती प्रतीत हो रही है, परावर्तन के पश्चात बिना मुड़े उसी पथ में लौट जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से या वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है, वक्रता केंद्र पर आपतित होती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी पथ में पुनः लौट जाती है। और चौथा पॉइंट आता है, यदि कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के वक्र ध्रुव पर, गोलीय दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ निश्चित कोण बनाते हुए टकराती है, तो उतना ही कोण बनाते हुए पुनः परावर्तित हो जाती है। ये 4 नियम है, वो याद रखने हैं। ये मैंने आपका क्या बना दिया, जगह का मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा चित्र। ये आपका ध्रुव बन गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया,
और वक्रता के अंदर ध्रुव से निकलने वाली काल्पनिक रेखा क्या होगी? मुख्य अक्ष। अब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ एक निश्चित कोण बनाता हुआ टकराता है, तो उतना ही कोण बनाते हुए पुनः लौट जाता है। यदि कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण, किसके? उत्तल दर्पण के ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ निश्चित कोण बनाते हुए टकराती है, तो परावर्तन के पश्चात वह उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। ये 4 नियम है, चारों नियम लिख लो। परावर्तन से संबंधित नियम आगे। अब विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, इसकी चर्चा अपने अगले टॉपिक में करेंगे।